तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारी वीडियोस जो भी विजय सीरीज के तहत इंग्लिश की आ रही है, उसे आप लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है। और भी ज़्यादा प्यार बनाए रखिए, और जितना ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारी प्रयास रह रही है कि आपको अंग्रेजी की वो सारी चीज़ें मतलब आपको दिखाया जाए कि कैसे हम लोग को क्वेश्चंस बनाना है ताकि हमारी रैंक अच्छी आ सके। और इस रैंक को अच्छा लाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, और हमारे वीडियो के द्वारा हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको भी पता चले कि इंग्लिश की सॉल्व कैसे करते हैं। इस बार मैं जो आज जो आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, जो पढ़ाने वाला हूँ, जो आपको समझाने वाला हूँ, हो सके ये 2024 का ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा। क्यों? क्योंकि 2024 में जो आपकी एग्ज़ाम लेगी उसमें एक चीज़ ज़रूर आने की उम्मीद है, और वो है पैसेज। 2024 से पहले आप जो देख रहे होंगे कि 2024 से पहले जो आपका है, एक भी पैसेज नहीं था। लेकिन जैसे ही 2024 के क्वेश्चंस को, ये 2023 से पहले, तो 2023 से पहले एक भी क्वेश्चंस पैसेज बेस्ड ऑन नहीं था। लेकिन इस 2023 का क्वेश्चन आपने देखा होगा, वो पैसेज बेस्ड ऑन है। तो पैसेज को भी समझना जरूरी है, क्योंकि हो सके 2024 में इंग्लिश की एक क्वेश्चंस जो होगी पैसेज बेस्ड ऑन होगी, और उसी के आधार पे आपका सिनोनिज्म, एंटोनिज्म, या हो सके उसके आधार पे फिल इन द ब्लैंक्स को भी डाल सके। तो पैसेज जरूर आप पढ़ें, क्योंकि पैसेज आने की उम्मीद 2024 के क्वेश्चंस में हो रही है। तो देखिए, हमारी जो चैनल है टोटल लर्निंग, ये आपको जो है 2023 से 2006 तक के प्रश्नों को एक आराम से, एक हल्के तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है। इंग्लिश की क्वेश्चंस जो होती है बच्चों, इंग्लिश की क्वेश्चंस तीन आधार पे बनती है। पहला मेमोराइज पे, दूसरा अंडरस्टैंडिंग पे, तीसरा हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी होती है डीप नॉलेज पे, ग्रामेटिकल नॉलेज जिसको कहते हैं। क्योंकि आपका एग्जाम ये तीनों बेस्ड को पकड़कर क्वेश्चन पूछता है। तो हमने वही कोशिश किया कि आपको इस क्वेश्चन, जो मैं 25 क्वेश्चंस का सीरीज लाता हूँ हर बार आपके लिए, उसमें ये मैं प्रयासरत रहता हूँ कि कैसे आपकी इंग्लिश को अच्छे ढंग से किया जाए, ताकि आपका इंग्लिश का एक भी क्वेश्चंस दिक्कत ना हो, छूटे नहीं। तो आई होप दैट बच्चों, ध्यान रखिए, इंग्लिश की जो भी मैं आपकी सीरीज 25 क्वेश्चंस का ला रहा हूँ, जो भी आपको यूट्यूब पे दिख रही होगी, उसे ज़रूर देखिए, बनाने का तरीका समझिए, और तब जाकर आप देखिएगा कि आपकी इंग्लिश सुधरने लगी। दूसरी, आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स को भी थोड़ा बहुत याद करें, है ना, इडियम एंड फ्रेजेस को भी याद करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो क्वेश्चन सीरीज है 25 क्वेश्चंस का। उसके बारे में उससे पहले जान लें, हमारी टोटल लर्निंग ऐप जो 2023 से 2006 तक के प्रश्नों को एक विजय सीरीज के रूप में लाई है, ताकि आप एक तो प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में जान लें, दूसरा प्रीवियस क्वेश्चंस के अलावा आपको ये पता चले कि ये क्वेश्चंस हम कैसे बनाते हैं। तो इस जो भी मैं हम लोग सॉल्यूट करते हैं, उसकी पीडीएफ हमारे टोटल लर्निंग ऐप जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हैं, और डाउनलोड कर कर उसे एक दो बार देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग से ये एक निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर सके। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये है पैसेज। इसी के आधार पर जो आपका क्वेश्चन आएगा, इसी के आधार पर आपकी क्वेश्चंस आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? ये देखिएगा, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि एक पैसेज आपके सामने दे दिया गया है। इसको क्या करना है? इसको रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद इससे रिलेटेड आपको देखिएगा क्वेश्चंस दिया गया, तीन क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, तीन क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को पहले इसको समझना होगा कि पैसेज पढ़ना होगा कि पैसेज क्या कहता है। तो पहले पैसेज को पढ़ लें। पैसेज को पढ़ना जरूरी है। पहले पैसेज को पढ़ लें कि वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, where words came out from the depth of truth, where tireless striving stretches
इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शंस। बात समझ में आ रही है? तो देखिए यहाँ से आपका एक पंक्चुएशंस का यूज किया गया, फिर यहाँ से ये और यहाँ से ये, तीन आपको सेंटेंसेस को पंक्चुएशंस के द्वारा जोड़ा गया है और इसके अर्थ को समझना है। तो सबसे पहले इसका मोटा मोटी अर्थ, क्योंकि इसकी हिंदी अगर बहुत सारे बच्चे इसकी हिंदी भी कर सकते हैं, समझ में भी आता है, इसलिए इसको पढ़ते हैं कि वे जहाँ वर्ल्ड जो है संसार को, है ना, तोड़ा नहीं जा सकता है, किसमें, है ना, टुकड़ों में, फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स मतलब खंडित में, खंड करना यानी टुकड़ों में बांटना, खंड या टुकड़ा, है ना, समझ में आ रहा है? किसके द्वारा? नैरो। नैरो मतलब होता है कंजर्वेटिव माइंड्स। नैरो मतलब क्या होता है बेटा? कंजर्वेटिव माइंड। कंजर्वेटिव मतलब संकीर्ण सोचने वाला, और डोमेस्टिक मतलब घरेलू दीवार। तो नैरो मतलब क्या होता है? संकीर्ण, मतलब जो आगे की ना सोचे, वैसा व्यक्ति जो एकदम सीमित दायरे में रहे, नैरो कंजर्वेशन माइंड में रहे, मतलब कंजर्वेटिव रहे, वो आगे की बातें ही नहीं सोचता हो, वैसे नैरो डोमेस्टिक वाल के द्वारा संसार को तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है। वेयर वर्ड्स कम, जहां शब्द आए हैं, कम आउट फ्रॉम, कहां से? आज जो हमारे संसार में जितनी भी बातें हैं, विचार है, थॉट है, डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सत्य की गहराई से, डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सत्य की गहराई से। वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शंस। टायरलेस मतलब जो इसको थकान ना हो, टायर मतलब थका, टायर मतलब एकदम टायरलेस स्ट्रीविंग का मतलब क्या होता है बच्चों? जो टायरलेस स्ट्रीविंग है, टायरलेस मतलब ऐसा काम जिसमें किसी भी तरह, मतलब पूरे परफेक्शन के साथ, यानी पूरी, और स्ट्रीविंग मतलब क्या होता है? प्रयास करना, कोशिश, है ना, स्ट्रीविंग, टायरलेस स्ट्रीविंग। यानी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ये बात समझ में आया कि जहाँ पे अथक प्रयास, जहाँ पे अथक प्रयास जो हो रहा है ना, उसको क्या करना? स्ट्रेच। स्ट्रेच कॉमन वर्ड है, स्ट्रेच हम लोग करते हैं ना, बात को समझ में आ रही है? स्ट्रेच जो है वो एक आपका क्या है? कॉमन वर्ड है। स्ट्रेच करते हैं हम लोग, कोई भी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं तो क्या करते हैं? फैलाते हैं ऐसे करके, तो स्ट्रेच करते हैं ना, कहते हैं ना चलो स्ट्रेच, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? अथक प्रयास को क्या करना है? स्ट्रेच करना है, फैलाना है। किसके द्वारा? आर्म्स, अपनी बाहों से, आर्म्स टुवर्ड्स, किसके प्रति? एकदम परफेक्शन, यानी परफेक्ट, सक्रिय, व्यक्तित्ववादी। यानी हमें क्या पता चला? मोटा मोटी इसको तो पढ़ लिए कि यानी इसका थीम क्या है, इसमें ये बताया गया कि एक मनुष्य जो संसार में है ना, उसको मतलब संसार की सारी चीज़ों को तोड़ा नहीं जा सकता, है ना। इसके शब्द जो आए हैं वो बड़े ही गहराई से आए हैं, सत्य से आए हैं, और मनुष्य को क्या चाहिए कि पूरी प्रयास के साथ, है ना, एक व्यक्तित्व के तरफ बढ़ना चाहिए। ये मोटा मोटी आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग इसका एक क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस जो होता है, कहता है फ्रैगमेंट्स का अर्थ क्या है, फ्रैगमेंट्स का मीन्स क्या है। यानी यहाँ पूछ रहा है कि फ्रैगमेंट्स का मीन्स क्या है। तो देखिएगा यहाँ क्या लिख रहा है, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन। ब्रोकन अप मतलब ब्रेक से ऐसे ही पकड़ ले रहे हो कि ब्रोकन है, ब्रोक मतलब तोड़ना, तो तोड़ा नहीं जा सकता। किस में? फ्रैगमेंट में, यानी टुकड़ों में, है ना। तो डिफिनिट है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? फ्रैगमेंट का मतलब पेज तो नहीं होगा, पिक्चर, आप लोग ये सब कॉमन वर्ड है, ये आराम से आप समझ सकते हैं। तो पेज के रूप में तो बांटेगा नहीं, पिक्चर के रूप में, सपनों के रूप में तो तोड़ेगा नहीं। तो फ्रैगमेंट्स का मीन्स क्या होता है? फ्रैगमेंट का मीन्स होता है टुकड़े, और इस कारण से यहाँ पे इसका आंसर पहला का क्या होगा बच्चों? सी आंसर होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए इस बात को एकदम याद रखिएगा, ये वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन, देखिए इस लाइन को पढ़ने से साफ पता चल रहा है। बात समझ में आ गई? सबसे पहले जब भी पैसेज आए तो पहले पूरे पैसेज को पढ़ना है। और ऐसा नहीं आपके पास पैसेज ढेर सारा एसएससी की तरह, ये सब की तरह नहीं देगा, 4 लाइन 3 लाइन की पैसेज देगा और उसी के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे। 2024 में इस बात का उम्मीद ज़्यादा रखिएगा कि आपका 3 से 4 क्वेश्चन पैसेज बेस्ड ही रहेगा, उम्मीद ज़्यादा रखेंगे। लेकिन ये तो हमारे ऊपर है नहीं, हो सके ना भी पूछे, लेकिन उम्मीद ज़्यादा बनाए रखें कि ये पैसेज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होगा, आएगी 2024 के क्वेश्चन में ये रहेगा। ठीक है। उसके बाद जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, नैरो, अभी अभी पढ़ लिए थे, नैरो वर्ड आया ना। नैरो मतलब कि बताया था ना मैंने, कंजर्वेटिव, मतलब वैसा जो आगे की ओर ना देखे, किसी भी तरह का ध्यान ना रखे, मतलब एक सीमित दायरे में रह जाए। समझ में आ रहा है?
तो वहां पे क्या हो जाएगा, लिमिटेड इन आउटलुक, मतलब उसकी आगे की देखने वाली बात एकदम लिमिट हो जाए। डिफिकल्ट टू क्लाइम, यहाँ चढ़ने की बात तो नहीं होगा, तेज नहीं होगा, ऊंचा नहीं होगा, यानी नैरो का मतलब लिमिट है। नैरो आदमी क्या कहते हैं, जहाँ पे उसकी सोच लिमिट हो जाती है। इसलिए इस दूसरे का आंसर, सेकंड का आंसर क्या होगा, लिमिट टू आउटलुक। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आया, क्या समझ में आया बच्चों, कि नैरो का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट टू, लिमिटेड इन आउटलुक। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। नैरो का मतलब ही हो रहा है ना, नैरो हम लोग यूज करते हैं ना, नैरो पैंट, बहुत सारे लोग देखते होंगे। अरे भाई आज बहुत एक समय की बात थी कि नैरो जीन्स चला था। तो नैरो जीन्स होता था ना कि एकदम सिकुड़ा हुआ, तो उससे भी पता चल रहा है ना कि नैरो मतलब एकदम सिकुड़ा हुआ, एकदम कंजर्वेटिव, सिकुड़ गया। तो इन सब चारों में कौन सा लग रहा है, लिमिट लग रहा है ना। और इसलिए इस सेकंड का आंसर क्या होगा बच्चा, ए आंसर होगा। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्ट्रीविंग, स्ट्रीविंग का प्रयोग मतलब क्या होगा, चलो देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे स्ट्रीविंग का प्रयोग कहाँ किया गया, प्रयास, टायरलेस, टायरलेस मतलब क्या होता है बच्चों, अथक, है ना। आई स्ट्रीविंग करने का मतलब क्या, प्रयास। आई स्ट्रेच करना, स्ट्रेचिंग करते हैं ना हम लोग, फैलाना अपनी बाहों को, किसके प्रति, परफेक्शंस के प्रति। किसके प्रति अपने आप को फैलाने का बात कर रहा है, किसके प्रति आपका फैलाने की बात हो रही है, परफेक्ट। परफेक्ट मतलब क्या होता है, सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न। तो बताओ कि स्ट्रीविंग का मतलब क्या होगा। अब आप ही जानते हैं, जब स्ट्रीविंग कर रहा है यानी यहाँ पे डिफिनिट है, एफर्ट लगाएगा, एफर्ट, सर्विस तो नहीं करेगा, काम तो नहीं करेगा, देखेगा नहीं, बल लगाएगा नहीं। तो क्या आंसर होगा हमारा, देखो क्या कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है, यानी स्ट्रीविंग का मतलब क्या हो गया, एफर्ट। तो मेकिंग अ ग्रेट एफर्ट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है। अगर हम पैसेज को पढ़ेंगे तो पैसेज से वहाँ अर्थ यही निकल रहा है कि क्या बोल रहा है, टायरलेस स्ट्रीविंग। टायरलेस मतलब अथक, मतलब बिना थके हुए, अथक प्रयास, और प्रयास यानी एफर्ट लगाना। और इसलिए इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, मेकिंग अ ग्रेट एफर्ट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, विच वन इज नाउन कहता है, ये 2023 का क्वेश्चन है, ये तीन पैसे से आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे कहता है कि इसमें बताइए कि इसमें नाउन कौन है। तो संज्ञा किसे कहते हैं, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, जो नाम होता है। तो कहता है, चलिए पहले इसको जानिए कि क्या होता है। ब्रीफ मतलब हम क्या होता है, संक्षेप। एराइव मतलब क्या होता है, पहुंचना। एबिलिटी मतलब क्या होता है, योग्यता। एक्टिव मतलब क्या होता है, प्रेरक कहो या क्या बोल सकते हैं उसको, एक्टिव। एक्टिव पर्सन है, मान लो एक्टिव जो कहेंगे क्या बोलेंगे हम लोग इसको, है ना। जैसे एक्टिव निपुण, यानी क्या बोल सकते हैं, चलित, एक्टिव पर्सन, चलित पर्सन कह सकते हैं, या एक्टिव है। तो देखोगे यहाँ पे ब्रीफ जो है, संक्षेप, ये एक एग्जेक्टिव है, यानी किसी भी संज्ञा के बारे में बोलेगा। तो संज्ञा के बारे में बोलेगा या संज्ञा के साथ आएगा तो वो एग्जेक्टिव कहलाएगा। उसी तरह से अराइव, ये वर्ब है, यानी जब कोई सब्जेक्ट काम करे, यानी मैं पहुंचने का काम कर रहा हूँ, तो डिफिनेट है मैं पहुंच रहा हूँ। जैसे बोलते हैं अराइव हो रही है, गाड़ी अराइव हो रही है, तो वहां पे गाड़ी की क्रिया हुई, या मैं पहुंचा जल्दी, तो वहां पे ये पहुंचना क्या कर रहा है, एक क्रिया का काम कर रहा है। उसी तरह से एबिलिटी, तो किसी की एबिलिटी है, तो आप उसका क्या, ये नाउन हो गया। किसी की एग्जेक्टिव, गुण दोष बता रहे हैं ना, एक्टिव पर्सन, तो यहाँ पे ये एग्जेक्टिव हो गया। तो एबिलिटी क्या, फीलिंग है। एबिलिटी क्या है, किसी के हम फील करते हैं, महसूस करते हैं ना, कि ये एक फीलिंग है। और फीलिंग कौन बताता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच वन इज नाउन, तो डिफिनिट है मेरा आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, क्या आंसर होगा, सी होगा, एबिलिटी। क्लियर है, विच वन इज नाउन, कंफर्म है, कोई दिक्कत समझ में आ गई। यहाँ तक कि एबिलिटी क्यों दिया, क्योंकि देखो हम लोग इसको कैसे कहते हैं, ब्रीफ नोट्स कहते हैं ना,
तो नोट्स क्या है, नाउन है। तो नाउन के साथ जो आता है वो क्या कहला जाता है, एग्जेक्टिव। उसी तरह से देखो इसको भी क्या बोलते हैं, एक्टिव पर्सन। तो पर्सन मेरा क्या है, नाउन है, और नाउन के साथ आया तो ये क्या कहला गया, एग्जेक्टिव। ऐसे भी पकड़ लिए। ठीक है, हम हिंदी नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग कॉमन वर्डों का यूज करेंगे तो एग्जेक्टिव किसको कहते हैं, जो संज्ञा के साथ आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द। तो क्वेश्चन कहता है एक गैदरिंग ऑफ पीपल, गैदर मतलब समझते ही होंगे, एक जगह इकट्ठा होना। ऐसे गैदरिंग होता है, भीड़ को भी कहते हैं। तो गैदर जहाँ हम लोग एक जगह इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं। तो कभी देखते हो कि भीड़ उड़ लगा हुआ है तो कहते हैं ना, भैया काहे का गैदरिंग किए हुए हो, भीड़ काहे लगाए हुए हो। तो गैदर, तो गैदर किसका, पीपल का। गैदरिंग किसका, लोगों का। किसके लिए, ए प्लेस ऑफ वर्शिप। किसके लिए, ए प्लेस ऑफ वर्शिप, मतलब जहाँ पूजा पाठ हो रहा हो, और वहाँ पे वह भीड़, जैसे दशहरा पूजा में आप जाते हो, तो दशहरा पूजा में आप देखते होगे कि बहुत सारे लोगों का एक जगह भीड़ होके माँ दुर्गे की पूजा कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम कहते हैं ना कि ए गैदरिंग ऑफ पीपल एट अ प्लेस ऑफ वर्शिप। तो अनेक शब्दों का एक शब्द, जैसे आप कहते होंगे ना कि जिसका उधर लंबा उसको क्या बोलते हैं, लंबोदर है। उसी तरह से वन हु ईट मोर, तो उसको ग्लूटन कहते हैं, एक व्यक्ति जो बहुत खाता हो। तो इसी तरह के वर्ड को हम लोग अनेक शब्दों का एक शब्द कहते हैं। तो यहाँ भी यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक गैदरिंग ऑफ पीपल एट अ प्लेस ऑफ वर्शिप। तो वर्शिप याद रखो, मतलब ये खास जगह दिया, खास जगह क्या दिया, वर्शिप कहाँ। तो ऑडियंस वर्शिप में रहता है, दर्शक कहते हैं ना, दर्शक कहते हैं ना। क्राउड मतलब भीड़ कहते हैं ना, है ना। उसी तरह जब भीड़ कहाँ लगता है, जहाँ मारा पीटी या किसी तरह के बात हो रहा है, तो वो तो धर्म पूजा सभा नहीं हुआ। सोसाइटी मतलब समाज, जहाँ पे आम आदमी हम लोग रहते हैं उसे समाज, मनुष्यों के घेरे हुए समाज कहते हैं। तो आंसर मेरा क्या हो गया, कांग्रीगेशन, धर्म सभा। यानी यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया, एक गैदरिंग ऑफ पीपल एट अ प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड कांग्रीगेशन। क्योंकि ऑडियंस किसको कहते हैं, दर्शक को, है ना। यहाँ पे भी एक गैदरिंग ऑफ पीपल होगा, लेकिन एट द ऑडियंस का मतलब क्या, टू वॉच एनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। क्राउड भी गैदर ऑफ पीपल होगा, भीड़ ही होगी, लेकिन वो ए पीस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं होगा, ए प्लेस ऑफ क्वालिंग, या कहीं पे भी कहेंगे। सोसाइटी भी होगा, ग्रुप ऑफ पर्सन्स कहेंगे। तो कॉन्ग्रीगेशंस को ही कहते हैं, धर्म सभा को ही कहते हैं ए गैदरिंग ऑफ पीपल एट अ प्लेस ऑफ वर्शिप। यानी 5 का आंसर हमारा क्या हो गया, डी आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों। अब देखो ये जो ए मैड टी पार्टी है, किसी दिन मैं भी यूट्यूब पे आपको एक इसके बारे में पढ़ाऊंगा, ए मैड टी पार्टी। जल्द ही मेरी इस पे एक वीडियो आएगी, ए मैड टी पार्टी। क्योंकि आपके एग्जाम में 2 ऐसे चैप्टर हैं, है ना, जिससे बराबर उसके कैरेक्टर को पूछा जाता है। तो वो पढ़ना आपको ज़रूरी है। तो मैं जल्द ही यूट्यूब पे ए मैड टी पार्टी का एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको उसके बारे में जानिएगा, तो उसके कैरेक्टर के बारे में जानिएगा, और तब जाके आपको आसान होगा। जैसे देखिए ना, एलियास एलएसी को पूछ रहा है कि ये किस कैरेक्टर में है, यानी यहाँ पे बताना है मैट टी पार्टी में ये जो एलएसी दिख रहा है, ALIC, ये क्या है, कौन है। तो अगर आप कहानी नहीं पढ़े रहिएगा तो फिर कैरेक्टर को कैसे जान पाइएगा। तो मेरी शॉर्ट वीडियो जल्दी आएगी, जिसमें आपको देखिएगा ए मैट टी पार्टी के ऊपर मैं दूंगा, पूरी कहानी बताऊंगा इसकी, है ना। और उसमें सारे कैरेक्टर की चर्चा करूंगा, ताकि आप सुनकर उसको याद कर लीजिए। अगर कोई भी कैरेक्टर, क्योंकि 2006 से लेकर 2023 के बीच में देखा जाए तो कई बार ये घूमता फिरता रहता है, तो इस क्वेश्चंस को देखना होगा। तो मेरी वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे इस कहानी को पढ़ने पे पता चलता है कि अलेशी क्या थी, एक स्मॉल गर्ल थी। ये बात याद रखिएगा, ना कि वो पॉलिटिशियन थी, ना क्यून थी, ना क्यून्स फ्रेंड थी। बात समझ में आ गया बेटा। वो एक स्मॉल गर्ल, इस कहानी को पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए कि यहाँ पे करेक्ट वर्ड कौन है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्टली वर्ड क्या है,
तो करेक्ट वर्ड तो ऐसा ही साफ दिख गया कि करेक्टली वर्ड जो हमारा करेक्ट वर्ड पूछ रहा है, तो डिफिनेट है हमारा करेक्ट वर्ड कौन होगा, अकट, घटित होना, OCCURD। क्योंकि अकट जो होता है, बाकी सब गलत है, इसका करेक्ट वर्ड क्या होगा, सटलर। इसका करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो करेक्ट वर्ड होगा आपका सटलर। सटलर मतलब होता है रसद, जैसे आर्मी लोगों को जाता है ना रसद खाने के लिए, उसका प्रयोग होता है। इसका जो करेक्ट होगा क्या होगा, सफिशिएंट होगा, है ना। इसका करेक्ट वर्ड क्या होगा, सरप्राइज होगा। तो यानी आप देख रहे होंगे कि इसमें ये तीनों गलत है, और इस कारण से, और क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है बच्चों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से करेक्ट वर्ड कौन है। तो करेक्ट वर्ड मेरा ये है OCCURRED, जिसका मतलब होता है घटित होना। ये सब वर्ड आपको बराबर पढ़ते रहना है, ठीक है। अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन है, ये 2015 में पूछा गया था कि इंडियाज एजुकेशनल सिस्टम शुड, ठीक है, डैश रिगार्ड फॉर इट्स ग्रेट पास्ट। तो सबसे पहले तो एक चीज जानो, इस सेंटेंस को भरने से पहले देखो कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या लाना है, सबसे पहली बात, ठीक है, कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या लाना है, उसके बाद ही हम लोग इसके बारे में प्रयोग करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, शुड है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शुड के बाद भी1 आता है। अब इसके बाद कह रहा है रिगार्ड, तो रिगार्ड करने का मतलब क्या होता है, रिगार्ड करना, किसको रिगार्ड करने के लिए कह रहा है, एजुकेशनल सिस्टम जो ग्रेट ग्रेट पास्ट, यानी हमारे पूर्वजों ने जो पिछले पास्ट में जो हमारे पूर्वजों ने एजुकेशनल सिस्टम को किया, उसको क्या करना है, उस इंडियाज एजुकेशनल सिस्टम को क्या होना चाहिए, हमारे पास्ट का जितना भी करा है उसकी ग्लोरी है कि पास्ट में जो हमारे पूर्वज ने एजुकेशनल सिस्टम दिए, तो उसको क्या होना चाहिए। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा शब्द को यहाँ से बढ़ाया जाए, यानी यहाँ क्या करना चाहिए। तो कह रहा है क्या कि रिफ्लेक्ट करना चाहिए, कि प्रिडिक्ट अनुमान लगाना चाहिए, रीडायरेक्ट करना चाहिए, या वेरीफाई करना चाहिए, जांचना चाहिए। तो क्या करना है, अगर यहाँ सेंटेंस को पढ़ो तो भारत की एजुकेशनल सिस्टम को उसके पास्ट के अनुसार क्या होना चाहिए, फिर से लाना चाहिए। यानी हमारे पास्ट में याद होगा भारतीय सभ्यता की शिक्षा कि हमारी प्रेजेंट की एजुकेशन है उससे ज़्यादा ताकतवर पास्ट की शिक्षा थी। आपको पता भी होगा कि बहुत सारे पिलग्रिम्स जो भी थे भारत ही आए थे सिर्फ शिक्षा को ग्रहण करना, है ना, ग्रहण करने के लिए आए थे। तो प्रिडिक्ट तो नहीं करेगा, अनुमान तो नहीं करेगा, प्रिडिक्ट तो नहीं करेगा। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे सेंटेंस को समझिए कि प्रिडिक्ट तो नहीं करेगा। रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है, दर्शाना। और रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट का मतलब होता है क्या, निर्दिष्ट करना। रीडायरेक्ट का मतलब जो भी होता है वो क्या करना है कि फिर से यानी पुनः व्यक्त करना। और वेरीफाई मतलब जांचना। अब देखो एक चीज, अब देखो मान लो ये तुमको हिंदी पता नहीं है, ठीक है, हिंदी पता नहीं, तो कह रहा है कि कैसी होनी चाहिए, सूड का तो हर कोई को पता होगा कि सिस्टम को किसके अनुसार रिगार्ड करना होगा फिर से। तो यहाँ साफ सुना के शुड रीडायरेक्ट रिगार्ड फॉर इट्स ग्रेट पास्ट, मतलब फिर से इसको पुनर्व्यक्त करके सम्मानित करना होगा। यहाँ साफ, यहाँ तो ऐसा नहीं होगा कि उसको रिफ्लेक्ट करना होगा, फिर है ना उसको दर्शाना चाहिए, किसको, रिगार्ड फॉर इट्स से प्रिडिक्ट अनुमान तो नहीं लगाएगा, है ना, या जांचेगा तो नहीं। इसलिए यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट हमारा क्या आंसर होगा, सी आंसर होगा। क्योंकि इस सेंटेंस की सेंस के अनुसार ना तो रिफ्लेक्ट सेट हो रहा है, ना प्रिडिक्ट सेट हो रहा है, और ना ही वेरीफाई, है ना। और दूसरा एक और चीज़ पढ़ाओ, है ना, जो भी है आपको देख रहे हैं कि इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें अपने जो महान पास्ट की एजुकेशन सिस्टम है फिर से उसको व्यक्त करने चाहिए उसके सम्मान में। और इसलिए इस 8 का आंसर सी होगा। अगर हिंदी नहीं भी पढ़ोगे तो बस इस सेंस को पढ़ लेने से आपको पता चलेगा कि इसका आंसर सी होगा। क्लियर है।
ये तो सब कोई बता देगा, बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ही वॉकड बाई क्या है, वॉक वाई क्या है। देखो यहाँ पे आपका अगर ऑप्शन है, जैसे नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, यहाँ पे छूट गया, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, अगर प्रीपोजिशन भी दिया हुआ रहता है ना, तो भी आप कहते क्या कि एडवर्ब है। क्योंकि कहता है कि जो वर्ब के बारे में बोले या वर्ब के साथ आए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब कहते हैं। क्या समझ में आया, कि जो कभी वर्ब के बारे में बोले उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। बात समझ में आ रही है, वॉक बाई, चलना आगे की ओर, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे बाई जो है, यहाँ जो बाई है वो क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का। वर्ब तो होगा नहीं, क्योंकि यह बाई क्या है, या तो प्रीपोजिशन का काम करेगा, और वर्ब के साथ आया तो एडवर्ब का काम करेगा, नाउन के साथ आया तो, प्रोनाउन के साथ आया तो प्रीपोजिशन का काम करेगा। चूंकि वाक मेरा वर्ब है और वर्ब के साथ आया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़े मस्त क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। That be not proud, thou some have called them। एक चीज जान लेना, इस तरह की लाइन जब भी आपके एग्जाम में आए तो बड़ा अलग तरीका है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि किसके द्वारा लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ए लाइन फ्रॉम अ पोएम रिटन बाय। समझ में आ रही है। तो बहुत आसान सा तरीका है, जब भी देखना कि अलग अलग तरीके से वर्ड्स होंगे। जैसे यहाँ देखो, देम को इसने ऐसे लिखा, अगर सन इस तरह से लिखा आ जाए या यस्टर नाइट ऐसे लिखा आ जाए, तो समझ लेना कि ये सब इस तरह से अगर इंग्लिश के शब्द लिखे गए हों तो वो डेफिनेट है कि वो जॉन डन का होगा, कंफर्म। क्योंकि सबसे 15वीं 16वीं सदी के ये पोएट हैं, जिस समय मिडिल इंग्लिश का बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। ये मिडिल एज के पोएट हैं, है ना, जॉन डन। इनके अधिकतर पोएम में तुम्हें सबसे प्रारंभिक चरण के इंग्लिश के शब्द मिलेंगे। जैसे इनकी पोएम में अगर सन की स्पेलिंग देखोगे तो सन की स्पेलिंग ऐसे दिखेगा, यस्टरडे नाइट की स्पेलिंग देखोगे तो यस्टर नाइट ऐसे दिखेगा। तो इस तरह से अगर वर्ड आते हैं जो आज के ज़माने के वर्ड से डिफर हैं, तो डेफिनेट है उनकी वो किसकी पोएम मानी जाएगी, वो पोएम मानी जाएगी जॉन डन की। क्लियर है बच्चों। अब देखो यहाँ पे कहता है, इन विच सेंटेंस फार इज यूज इन करेक्टली। सबसे पहले हर बच्चा जानता है कि फार मतलब क्या होता है, दूरी। ये दूरी बताने के लिए यूज करता है, किसी न किसी डिस्टेंस के बीच में, किसी न किसी पॉइंट के बीच में। तो देखो यहाँ पे ये पटना से दूरी है, तो ये भी सही है। यहाँ सिंगापुर से लंदन की दूरी है, ये भी सही है, दूरी दिखा रहा है। यहाँ भी इट इज नॉट फार, यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे फार का प्रॉपर यूज नहीं किया गया। यहाँ पे दूरी दिखाने के लिए किसी ना किसी नाउन का आना जरूरी था, और आपके एग्जाम में पूछा क्या कि इनकरेक्टली कौन है इसमें, तो इसलिए मेरा आंसर जो होगा वो 11 का ए होगा। इट इज़ नॉट टू फार या इट इज़ नॉट फार फ्रॉम पटना लिखना होगा। जैसा कि यहाँ पे देखा होगा, हाउ फार इज इट फ्रॉम पटना, इसलिए इसे अनकम्प्लीट सेंटेंस कहेंगे। और यही कारण यहाँ पे अनकम्प्लीट सेंटेंस होने के कारण इसे क्या बोला गया, अनकम्प्लीट सेंटेंस होने के कारण इसे यहाँ पे इनकरेक्टली फॉर्म में बोलेंगे। बात समझ में आ गई। बाकी में एक कंप्लीट फॉर्म में यूज किया गया, इसलिए ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। देखो प्रोनाउंसिएशन से इस स्पेलिंग को पकड़ा जा सकता है, प्रोनाउंसिएशन से इस स्पेलिंग को हम लोग पकड़ सकते हैं। जैसे मड़ मड़, मड़ मड़, अगर हम इसको प्रोनाउंसिएशन बहुत हल्का है 2017 में, तो मड़ देखेंगे तो MUR, फिर मड़ देखेंगे तो MUR, मड़ देखेंगे तो MUR, और फिर मड़ देखेंगे तो क्या हो गया, MUR, मर मर। और इसलिए हमारी स्पेलिंग क्या हो गई, ये सही है, क्योंकि मरमर की स्पेलिंग इस पे देखो, मेर मर तो नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। ऐसे मरमर जो होता है, ऐसे मरमर करना हम लोग जो यूज करते हैं,
प्रोनाउंसिएशन से ही हम लोगों को क्या हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन से ही पता चल जाएगा कि इसकी जो आपकी हिंदी आएगी वो आपको क्या होगा, मरमर करना, जो फुसफुसाने के सेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं आराम से। तो प्रोनाउंसिएशन से ही पकड़ लो, मर मर, तो MUR मर, MUR मर। सिलेबल देखो यहाँ दो अलग है, एक सिलेबल और एक सिलेबल, दो सिलेबल है, और इस कारण से इसकी प्रोनाउंसिएशन के अनुसार हमने पकड़ा, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, 12 का ए आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये आपका इडियम एंड फ्रेजेस है, इडियम एंड, ये आपका इडियम एंड फ्रेजेस है, ये आपके एग्जाम में पूछेगा, ये आपके एग्जाम में पूछेगा। समझ में आ रही। तो इस वाक्य में अगर इडियम एंड फ्रेज देता है तो वो समझना बड़ा आसान होता है, और अगर डायरेक्ट इडियम एंड फ्रेज दे देगा तो उसकी मीनिंग करना बड़ा दिक्कत, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो डिफिनेट है, आपको क्या पकड़ना होगा, जब वाक्य में देगा तो देखिएगा इडियम एंड फ्रेज आपको आसानी समझ में आएगा। जैसे इसने कहा कि द मिडास टच, जब मिडास टच है ना, मतलब कहने का मतलब आपका यहाँ पे डी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, बात समझ में आ रही है। ये इडियम एंड फ्रेज में बच्चों एक चीज याद रखना, अगर सिर्फ इडियम एंड फ्रेज देगा तो आपके लिए मीनिंग में थोड़ा ये दिक्कत होगी समझने में, या ये याद रहेगा तभी आप उसका डायरेक्ट मीनिंग डाल सकते हैं। लेकिन वाक्य के अनुसार अगर इडियम एंड फ्रेज दे दिया तो दैट इज अ रियली अ टू इजी टू यू दैट कि हाउ टू सर्च द आंसर अमंग द ऑप्शंस। बात समझ में आ रही बात। तो देखो इसको समझो, कहता है हिज फेनोमेनल सक्सेस, फेनोमेनल का मतलब हर कोई अधिकतर जानता है अभूतपूर्व, अभूतपूर्व यानी बहुत ज्यादा सक्सेस, उसको बहुत ज्यादा सक्सेस मिला, और ही हैज गॉट, मानो जैसे उसे मिल गया हो द मिडास टच, ऐसे मिडास टच मतलब अलाउद्दीन का चिराग कहते हैं इसको, इसका ऐसे हिंदी होता है अलाउद्दीन की चिराग। नहीं, इतना ना कोई आदमी सक्सेस, जैसे कह रहे हो कभी तुम्हारे घर में मोहल्ले के बगल में एकदम दिन रात वो सक्सेस हो रहा है, रोज पैसा कमा रहा है, रोज सफलता पा रहा है, तो कहते हो का भैया अलाउद्दीन का चिराग हो गया, इतनी सफलता मिल रही है। तो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सबसे पहले आपका क्या दिखा रहा है, सक्सेस, देखो एकदम पकड़ो, मतलब उसको सफलता मिली, तो सफलता यानी वेल्थ, वेल्थ मतलब धन, तो धन सफलता की ना बात कर रहा है, धन की बात तो नहीं कर रहा है, सफलता की बात कर रहा है, तो यानी डेफिनेट है फेबुलस वेल्थ नहीं होगा, नहीं होगा। अब देखो सुपर ह्यूमन क्वालिटीज, जब सफलता मिल रही तो यहाँ उड़ने की वो नहीं ना बनेगा, स्पाइडरमैन तो नहीं होगा, ह्यूमन क्वालिटीज है, स्पाइडरमैन तो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। अब बात आती है कि यहाँ पे हमारे पास इस भी नहीं होगा, सुपर ह्यूमन क्वालिटीज तो नहीं होगा, यहाँ सफलता की बात कर रही है, तो सफलता की बात यहाँ देखो तो क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है ना, सक्सीड यानी सफलता का एक सिनोनिज्म के रूप में आएगा ना। तो अब समझ में आ गया कि ये द मिडास टच का आंसर क्या होगा, एबिलिटी टू सक्सीड इन ऑल प्रोजेक्ट, उसके पास इतनी समर्थ आ गई कि वह सारे प्रोजेक्ट में सफल हो रहा है, और इसी कारण उसे सफलता, अभूतपूर्व सफलता मिल रही है। देखा बच्चों कितना आराम से समझ में आया। अगर हम इस बात को फिर से एक बार देख लें तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं, है कि नहीं है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। कह रहा है कि यहाँ सक्सेस की बात कर रहा है, क्यों, क्योंकि दर्शा रहा है किसको, सक्सेस को, तो सक्सेस को दर्शाने के लिए तो लग रहा है कि उसको जैसे मिडास टच हो गया, अलाउद्दीन का चिराग मिल गया, यानी सक्सेस कैसे होगा, जब उसको सारे प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी तभी ना उसके पास सक्सेस होगा। और इसलिए हमारे पास साफ दिख रहा है कि हमारा आंसर इसका क्या होगा, एबिलिटी टू सक्सीड इन ऑल प्रोजेक्ट्स। समझ में आ रहा बात ना, ये जे है प्रोजेक्ट से, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन हैज एन एडजेक्टिव, विच वन हैज एन एडजेक्टिव, ये बहुत आसान है, सबको पता होगा। सबसे पहली बात याद रखो, एडजेक्टिव हम कैसे पहचानते हैं, एग्जेक्टिव ऐसे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जिनको मान लो एग्जेक्टिव भूल गए तो उसको अचानक से ध्यान आ जाएगा कि जब एग्जेक्टिव के तुरंत बाद नाउन रहेगा तो उसे एग्जेक्टिव कहेंगे। मतलब कोई ऐसा वर्ड जो अपने साथ नाउन लिया रहे तो वो वर्ड क्या कहला जाएगा आपका,
एग्जेक्टिव कहला जाएगा। अब देखो ये और ये, इसके बाद कोई नाउन नहीं है इसलिए एग्जेक्टिव नहीं है, इनके बाद भी कोई नाउन नहीं है इसलिए एग्जेक्टिव नहीं है ना। ये आपका बॉक्स है, क्वेश्चन में बॉक्स था, ये आपका क्वेश्चन में क्या है, ये आपका क्वेश्चन में बॉक्स था, ठीक है। तो देखोगे इसमें से अधिकतर में आप देख रहे होगे कि बिना नाउन के आ रहा है, तो ये दिस प्रोनाउन है, माइन प्रोनाउन है ना, इज दैट ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है। ये माई के बाद देखो नाउन आया ना, बॉक्स क्या है, एक नाउन है ना, और जैसे ही नाउन के साथ आ गया बस हमको वही आंसर हो गया, बाकी सबको तो ध्यान देना ही नहीं, क्योंकि एग्जेक्टिव की पहचान का सबसे आसान तरीका बच्चों नाउन के साथ आना है। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोफ्यूज। देखेंगे सबसे पहली बात कि साइनो एंटो जो होता है वो आपका जो है याद करने का चीज है, याद करने का चीज है ना, इसको याद करना पड़ेगा। सैनो सिनोनिज्म और एंटोनिज्म को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। समझ में आया बात, बात समझ में आ रही है। तो जैसा कि देख ले, ला मतलब तो सब कोई जानता है, कानून। कोर्स मतलब गंदा। स्कैंटी का मतलब होता है न्यून, कम जो कह दो। ये रिस्की है, क्वेश्चंस में रिस्की है ना। तो आप इसको पढ़ने से भी पता चल रहा होगा कि रिस्की मतलब जोखिम। तो थोड़ी सी साइनो एंटो इंग्लिश में रटना पड़ेगा, है ना। प्रोफ्यूज, कंफ्यूज, प्रोफ्यूज यानी बहुत ज्यादा। प्रोफ्यूज मतलब क्या होता है, प्रचुर, बहुत ज्यादा। तो कह रहा है कि एंटो, एंटो मतलब क्या, विलोम। तो प्रोफ्यूज का एंटो इन सब में से क्या होगा, तो डिफिनेट है, ज्यादा होगा तो उसका क्या होगा, कम होगा, न्यून होगा। और इसलिए प्रोफ्यूज का एंटो जो होगा वो आपका क्या होगा बच्चों, स्कैंटी होगा। क्यों, क्योंकि प्रोफ्यूज मतलब क्या होता है, प्रचुर होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सरला इज ऑलवेज बियॉन्ड। तो यहाँ पे थोड़ी सी टाइप की गलती हो गई है, बी यू, है ना, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस कहता है आपके एग्जाम में आया है क्या, कि बी यू ओ वाई ए एन टी, बोइंट, है ना। तो कहता है क्या कि इसका मतलब होता है, हमें सरला जो है हमेशा क्या रहती है, पॉइंट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अति प्रसन्न, अति प्रसन्न। पॉइंट मतलब क्या होता है, अति, है ना, प्रसन्न मतलब बहुत ज्यादा क्या होना, खुश होना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्ड को पकड़ो, सबसे पहले कहता है हैवी हार्टेड, मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड है, हैवी हार्ट मतलब बड़ा भारी दिल से, हैवी मतलब भारी, और दिल, हार्टेड मतलब दिल। कहता है भारी दिल से, जैसे कभी कभी कोई माँ जो होती है, जैसे आप ही लोग में से कोई बच्चे बाहर रहते हैं, मतलब गांव में रहते हैं, और आप जा रहे हो पढ़ने दिल्ली, है ना, दिल्ली गए, तो बच्चा जा रहा है तो माँ उसको बड़े ही हैवी हार्टेड दिल से, बड़े उदासी से वो अपने बच्चे को क्या करती है, विदा करती है। तो वहां पे हैवी हार्टेड का मतलब समझ में आया, यानी बहुत भारी दिल से। तो भारी दिल से कहोगे बड़े निराशा के साथ, बड़े उदास दे दो, अच्छा वर्ड लगेगा, उदास के साथ, है ना। और हाई हिट से, देखो इन दोनों में अंतर, ये आपको फंसा रहा है, ये दोनों आपको फंसा रहा है। ये हैवी, हैवी मतलब भारी भरकम दिल, तो हम लोग अपने वाक्य में निगेटिव रूप में ना हैवी, अरे यार भैया बड़े ही ऊंचे दिल वाले के रूप में बोलो ना, ऊंचा दिल वाला, यानी हाई हार्टेड होके बोलो ना, खुश होके बोलो ना। तो इसका मतलब उदास और इसका मतलब प्रसन्न। तो डिफिनेट है, पूछ रहा है कि वाइंड का मतलब क्या होगा, तो डिफिनेट है हम क्या डालेंगे, हैवी हार्टेड नहीं डालेंगे, हम क्या डालेंगे आपका, है ना, हम आपका क्या डालेंगे, प्रसन्न डालेंगे, है ना। तो प्रसन्न के लिए क्या हो जाएगा, हाई हार्टेड। अब देखो क्रूएल मतलब क्या हो गया, निर्दयी। आज सालो मतलब क्या होता है, छिछलापन, मतलब
छिछलापन नहीं होता है, मतलब ना एकदम उदासी ना दिख रहा है, एकदम समांतर रूप से। तो इसका मतलब होगा उथल पुथल कह भी सकते हो या छिछलापन भी कह सकते हो। इसलिए इस 16 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब देखो यहाँ कहता है मिस्टर मोना, मिसेस मोना होना चाहिए था, हैज बीन इन अ क्वारी अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। ये एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है। देखिए थोड़ा सा इडियम एंड फ्रेजेस को आपको याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिज्म, एंटोनिज्म आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब कहता है क्या कि मिसेस मोना जो है ना, मिस्टर मोना है ना, हैज बीन इन अ क्वारी अबाउट। इसका मतलब जो होता है, ये याद रखिएगा, तो इसका मतलब होता है असमंजस में पड़ जाना, मतलब कंफ्यूज, या कंफ्यूज में, मतलब आपको कंफ्यूज होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप थोड़ी सी कंफ्यूज आ जाइएगा। तो यहाँ करने का मतलब है कि वो क्या हो गई हैं, असमंजस में पड़ गई है कि आगे क्या करें। तो अब इसका देखो कैसे पकड़े। कहता है देखो अगर याद नहीं है, इसको याद नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे, व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे क्या करें, आगे क्या करें। तो जब हम लोग बोलते हैं ना कोई चीज समझ में नहीं आता तो क्या बोलते हैं, अरे भैया कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें। तो यानी इस सेंटेंस को पढ़ने से साफ पता चल रहा है कि इस वर्ड का अर्थ क्या होगा, कि डिफिनिट है, असमंजस में है, उलझी हुई है, नहीं है, साफ पता चल रहा है कि आगे क्या करें, व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे क्या करें, समझ में आ रहा है। तो डिफिनिट है, सर्टेनली, निश्चित रूप से, अनिश्चित रूप से। अब परप्लेक्सिटी मतलब भी होता है असमंजस में। तो सीधे असमंजस की भाव आ रहा है ना, सीधे क्या आ रहा है आपका, असमंजस का भाव, अनिश्चितता का भाव तो नहीं आ रहा, असमंजस की भाव आ रही है। क्योंकि आगे क्या करेंगे तो अनिश्चित नहीं है, करेगी तो जरूर लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी तो नहीं कर सकते, अनिश्चित अनिश्चित तो नहीं हो सकती। वहां बात आ रही है क्या, कि आगे क्या करे भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मोर अप्रोप्रिएट क्या होता है, परप्लेक्सिटी, क्योंकि उसका मतलब होता है असमंजस, और ये मेस का मतलब होता है गड़बड़। तो डेफिनेट है कि हमारा 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं, द सिनोनिज्म ऑफ एकोमोडेट। ये तो बहुत ज्यादा हर कोई जानता है, रहना, एकोमोडेशन, ये हर कोई जानता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। ठहरना, तो डिफिनेट है इसका तो एडमिट होगा, ये हर कोई एडमिट करने जाते हैं ना हॉस्पिटल में, और कोई वर्ड तो दे नहीं सकते। एग्री मतलब क्या कि राजी होना, लिमिट मतलब नियमित, निमित, है ना, सूट करने मतलब सुटेबल। तो डिफिनेट है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एडमिट। एडमिट मतलब ठहरना, या आप जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या हो जाता है, एडमिट हो जाते हैं, ठहर जाते हैं। तो इसलिए एकोमोडेट का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, एकोमोडेट मतलब ठहरना है, तो डिफिनेट है उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि साइनो पूछ रहा है, और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एडमिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे लाना है हमको सब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा इसमें क्या भरेंगे ये भी जानना है। सरकमस्टांसेस यानी व्यवस्था, मतलब स्वयं को व्यवस्था के अनुसार क्या करना है, एडप्ट करना है, अडेप्ट करना है, एडप्ट करना है कि ऑब्जेक्ट करना है। बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए इसका जो होता है अडॉप्ट करना यानी अपनाना, इसका मतलब क्या होता है, अनुकूल करना। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है यहाँ पे, कि सब दिख रहा है एक ही जैसा, लेकिन यहाँ पे अगर इन चारों का अर्थ जानिएगा तभी जाकर इसका आंसर आप दे सकते हैं। इसका मतलब होता है शानदार, एब्जेक्ट मतलब दयनीय। अब यहाँ पे अगर इन चारों का इंग्लिश जानिएगा तभी आपको आएगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा पेयर वर्ड्स में। मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ के रूप में वो बदल जाते हैं। तो व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था को स्वयं अपनाएगा या व्यवस्था के अनुसार स्वयं को अनुकूल करेगा।
तो व्यवस्था के अनुसार अपने आप को अनुकूल करेगा, और इसलिए आंसर ये है। और दूसरा ये भी जान लीजिए कि अडैप्ट वर्ड हमेशा अपने साथ है ना एम्पैथिक प्रोनाउन लेता है। समझ में आ रहा है बुआ? इसलिए हमारा 19 का आंसर जो होगा वो बी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस रिटन इनकरेक्टली। तो देखिएगा, है ना, यहाँ पे कह रहा है सी, तो सी रिजेंबल्स हर मदर, तो सी के लिए हर आया, हमको क्या खोजना है? इनकरेक्टली। तो देखो सी के साथ हम V5 ले सकते हैं, ठीक है, और सी का हम हर ले सकते हैं। उसी तरह ही के साथ V2 भी ले सकते हैं, रूप के साथ द लिखे, यानी इन दोनों में कहीं भी ग्रामेटिकल मिस्टेक, जब भी इनकरेक्टली होता है तो ज़्यादातर आपके एग्जाम में ग्रामेटिकल मिस्टेक से ही सेंटेंस दिया जाएगा, ताकि आपको ग्रामर की नॉलेज को जांचा जाए। तो ज़्यादा क्वेश्चन जो रहेगा वो ग्रामेटिकल रहेगा। अब यहाँ भी देखिए, ही पासेस, ही के साथ V5, एग्जाम को पास किया, है ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए इज के बाद क्या आना चाहिए था? बिफोर आना चाहिए था ना। ही इज पास द एग्जामिनेशन, या तो ही इज पासिंग द एग्जामिनेशन नहीं होगा, ही इज पास। तो यहाँ पे ये क्या है? ग्रामर के अनुसार इसको गलत किया गया है, और इसलिए इसका आंसर हमारा जो होगा इस 20 में टोटल में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हमारा विच वन इज वर्ब। अब यहाँ भी वही बात है, विच वन इज वर्ब। अब इसमें देखना है कि इसमें क्रिया कौन है। सबसे बड़ी बात है, इसमें क्रिया देखना होगा, क्रिया क्या है। पहले देखते हैं कुछ कुछ, जैसे रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है? जवाब, है ना। रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स बनता है, जवाब होता है ना। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? गोपनीयता। ग्रोथ मतलब क्या होता है? वृद्धि। ग्रोथ मतलब क्या होता है आपका? वृद्धि। समझ में आ रही बात? उसके बाद जो है असिस्ट, मतलब क्या होता है? मदद करना। तो रिस्पांस मतलब आपके रिस्पांस, उत्तरदायित्व दो तो ज्यादा अच्छा, उत्तरदायित्व। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ी आपको हिंदी ऐसा, इसमें वर्ड ऐसे ऐसे यूज देगा आपको, है ना, जो आराम से आपके लिए क्या करेगा, ठीक है, कर सकता है। तो देखिए, तो यहाँ पे आपको वर्ब पूछ रहा है, तो डिफिनिट है, ये उत्तरदायित्व है, ये नाउन है, ये नाउन है। उत्तरदायित्व क्या है? एक रिस्पॉन्स, एक नाउन है ना। जैसे कैसे पहचाने? देखो, योर रिस्पॉन्स, तो ये नाउन हो गया ना, ये नाउन हो गया। गोपनीयता भी क्या है? नाउन है, ठीक है। उसी तरह से ग्रोथ, वृद्धि, ये एग्जेक्टिव के फॉर्म में आ गया। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वर्ब कौन है, और असिस्ट मतलब मदद करना, इसलिए हमारा वर्ब कौन हो गया? असिस्ट हो गया। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गई बच्चों? अब देखिए इनमिकल मीन्स, ये सब अब ये सब याद रखना पड़ेगा कि इनमिकल मीन्स क्या होता है। सबसे पहले बात है कि इनके मीन्स क्या होता है? मीन्स है, इसका मतलब होता है हानिकारक, है ना। तो इसमें देखना होगा कि इन चारों का अर्थ क्या होता है। क्रिटिकल का क्या अर्थ होता है? हॉस्टाइल का क्या अर्थ होता है ना। उसके बाद ओबिवियस का क्या स्पष्ट होता है। तो इन सब चारों का आपका अर्थ देखना होगा, तब जाकर हमको ये बनेगा कि क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा, ओबिवियस मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। प्रिटेंशियस मतलब क्या होता है? आडंबर। हॉस्टाइल मतलब क्या होता है? हानिकारक। अक्रिटिकल मतलब क्या होता है? नाजुक। तो डिफिनिट है, इसका अर्थ क्या होता है? हॉस्टाइल। एमिकल मतलब क्या होता है ना, हानिकारक। सेम द्वेषी, बहुत सारे द्वेषी भी कह सकते हैं इसका मतलब। तो इसका अर्थ ये होता है। हुएवर, देखो ये बहुत आसान है। हुएवर इज क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एग्जेक्टिव है। तो वर्ब तो एक्शन होता है, इसलिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि इससे एक्शन का तो बोध हो नहीं रहा है। नाउन किसी चीज का नाम नहीं है, इसलिए नाउन होगा नहीं, है ना। एग्जेक्टिव, ये अपने साथ कभी नाउन लेके आता नहीं है, इसलिए एग्जेक्टिव नहीं होगा। और ये किसी के बदले आता है, जो कोई भी, यानी किसी के बारे में मान लो देयर आर
समवन इज नॉकिंग, हुएवर, तो हम वहाँ पे समवन के लिए हुएवर, या राम और श्याम के लिए तो जो कोई भी मेरे पास आता है, आई डोंट केयर। तो यहाँ पे जब संज्ञा के बदले आता है तो हुएवर को हम लोग क्या बोलेंगे, एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका यूज करेंगे, और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद कह रहा क्या कि इसमें से आप जो बताइए कि कौन सा इनकरेक्टली स्पेल वर्ड्स है, कौन सा इनकरेक्टली। तो देखो यहाँ पे देखो, ऑफर ठीक है, अपोजिट ठीक है, रियलाइज ठीक है, आकर्ड जो थोड़ा देर पहले आया था, OCCURRED, और इसलिए इसका आंसर ये होगा। बाकी का ये स्पेल सही है। और आपके एग्जाम में क्या पूछ रहा है, इनकरेक्टली, ये 2012 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीटिंग द, है ना, कंपेरिजन। ये देखो, एज गुड एज, तो अच्छा होगा किसकी तरह, जज की तरह, लेम की तरह, सिल्वर की तरह, इन सब में सबसे अच्छा कौन होगा। तो ये आपका याद रखना पड़ेगा, ये आपको कुछ है, ये रटना पड़ेगा कि इसके साथ मूड अप्रोप्रिएट वर्ड क्या लाएंगे, पन है, यहाँ पे आपको इसका याद रखना है कि एज गुड एज के साथ हमेशा क्या आएगा, गोल्ड आएगा। तो बच्चों ये हुआ हमारा 25 क्वेश्चंस, आपको बढ़िया समझ में आया होगा। इसे जरूर एक बार देखिए, समझिए, है ना, ताकि आपका आने वाला एग्जाम, मैं बार बार कर रहा हूँ कि इस बार जो 2024 में क्वेश्चन पूछेगा आपका, उसमें पैसेज जो मैंने इससे पहले, सबसे पहले आपको जो बताया याद होगा, सबसे पहला जो मैंने बताया आपको, ये एकदम याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में 2024 के क्वेश्चन में आएगा ही, इसी पैटर्न पे 2 से 3 क्वेश्चन ज़्यादा उम्मीद रखिए कि इस बार 2024 में आपका इंग्लिश में 3 या 4 क्वेश्चन आपके पैसे से पूछेगा। तो इंग्लिश थोड़ी सी मेहनत करिए, वर्ड पावर को याद कीजिए, सिनोनिज्म एंटोनिज्म को याद कीजिए, इडियम एंड फ्रेजेस को याद कीजिए। हमारे जो चैनल है टोटल लर्निंग ऐप पे जुड़े, है ना, इससे क्या होगा, आपका जो हमारे सटीक सटीक जो भी सिनोनिज्म और एंटोनिज्म और इडियम फ्रेजेस दिए जा रहे हैं, जो ज़्यादा आने की उम्मीद है ना, उसे याद करिए ताकि आपको सारे सवालों का जवाब आसानी से दे सके। सो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।